नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। फरीदाबाद के खोरी गांव का मामला खासा अब गरमाया हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वन विभाग का जो एरिया वहां पर आता है और नगर निगम को और सरकार को आदेश दिए हैं कि इसे खाली करवाया जाए। अब इस पर जो है सियासत भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। किसान नेता वहां पर पहुंचे हैं। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। आइए बात करते हैं। सर, जो खोरी गाँव का मामला है, इसमें वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। एक तो मेरा सवाल ये है कि क्या उनको बसाने का कोई प्लान है, और दूसरा, अब हटाया जा रहा है तो उनको परेशानी हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर बसा है उसको हटाना कोई आसान काम नहीं होता। हम भी इंसान हैं। अगर सरकार के जिम्मे भी ये काम लग गया तो ये मुश्किल काम होता है। हमारी भी भावनाएं हैं, किसी का घर बस गया तो, लेकिन नियम कानून तो है ना इस देश में। आपको काम तो नियम कानून के हिसाब से करना पड़ेगा। अब बहुत लंबे टाइम से इस पर केस चलता रहा और वो केस चलता चलता आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ये ज़मीन फॉरेस्ट की है और बिल्कुल गलत तरीके से यहाँ पे बसे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मीन को खाली कराओ। तो जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का है उसको मानने के लिए जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो बाध्य है। उसको उसका आदेश मानना ही मानना है। ऐसे नहीं आप कर सकते कि जो कोर्ट आदेश देगा आप नहीं मानेंगे। उसका वो बाध्य है उसको मानने के लिए, तो हम उसका पालन करेंगे जो भी आदेश उनका है। लेकिन जहाँ तक उनके बसाने की व्यवस्था है तो निश्चित तौर से सरकार उस पर विचार कर रही है कि कुछ लोगों के लिए हम इस प्रकार से व्यवस्था अगर कुछ हो सकती है तो निश्चित तौर से सरकार उसकी करेगी। एक आज वहाँ पर महापंचायत होनी थी, वो महापंचायत ना हो इसके लिए जो सूरजकुंड रोड है उसको रोक दिया गया। फिर वहाँ पर जो बस्ती के लोग हैं उनके साथ लाठीचार्ज हुआ। गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहाँ पर जा रहे थे, उनको रोका गया, हालांकि वो बाद में चले गए। इस तमाम चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी महापंचायत होगी तो फिर किसका आदेश मानोगे आप? तो सुप्रीम कोर्ट तो आदेश अगर सरकार को दे रही है तो सरकार भी उसको मानने के लिए बाध्य है, तो आप उसके बाद कहेंगे हम पंचायत करेंगे? मतलब आप दिखाना क्या, वो दिखाना क्या चाह रहे? तो वास्तविकता में तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, पंचायत की बात रही नहीं। पंचायत फैसला करती है गांव में। गांव का झगड़ा है तो पंचायत बैठ के उसका फैसला करती है। उससे बड़ा इलाके का झगड़ा है तो इलाके में भी पंचायत फैसला करती है। लेकिन उसके बाद अगर कोर्ट ने फैसला कर दिया, कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, तो उससे आगे कौन सी पंचायत है जो पंचायत उसके बाद फैसला करेगी? तो वहाँ पंचायत का कोई आधार नहीं था इस बात का कि पंचायत की जाए। वास्तविकता में कानून व्यवस्था की गड़बड़ करना ही टारगेट था, और कुछ नहीं था कि कानून व्यवस्था गड़बड़ करना ही उनका तो लक्ष्य वहाँ था। चढ़ूने के जाने को आप किस तरीके से देखते हैं? का जाने का मतलब, मैंने पहले दिन से कहा, मैं आज तक कहता रहा कि अव्यवस्था फैलाने का ही एक दूसरा काम है ये, और कुछ नहीं है। ये सारा का सारा ऐसे ही, और वो ऐसा ऐसे सारी चीज़ें आज नजर आती जा रही। जो जो हमने कहा पहले दिन से, आप हमारी पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, और उस दिन से जो बात हम कहते रहे, और आज पूरे देश में उस सारी चीज़ को चेक कर लो, हर चीज़ वही मिलेगी जो हमने कही। और आज भी हम ये दावे के साथ कह रहे कि ये कानून व्यवस्था खराब करने का सीधा सीधा एक प्रयास है उनका। कानून व्यवस्था खराब करने के लिए वहाँ गया था, और वो चाहता है कानून व्यवस्था खराब होनी चाहिए। नहीं तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पंचायतें हो गया। पंचायतें पहले होती हैं, कोर्ट के फैसले के बाद पंचायतें नहीं होती कभी। आज तो कोई भी नहीं है पंचायतें। किसान आंदोलन लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा किसान एक पवित्र शब्द है, जिसके साथ जो है राजनीति कर लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते इस शब्द को जो है वो बदनाम कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं 100% से सहमत हूँ कि किसान एक पवित्र शब्द है, और उस पवित्र शब्द का ये आंदोलनकारी दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने जो सारे गलत काम हैं और जो गलत तरीके हैं, उन सारे के सारों को किसान का नाम लेके ये बचने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से दुरुपयोग किया और जिस प्रकार से कानून की धज्जियां इन्होंने उड़ाई, और सरकार ने उसके बावजूद भी संयम रखा। ये कहते हैं, बार बार कहते हैं हमारा आंदोलन शांति प्रिय। कोई आंदोलन कहीं बताया तो कहाँ शांति प्रिय है? अरे मुख्यमंत्री के साथ आप वो करते हैं, मंत्री आता है उसके साथ आप वो करते हैं, मतलब किसी को बोलने आप नहीं देते। बैरिकेड लगे, बैरिकेड आपने ट्रैक्टरों से कर। मुझे आज तक के 70 साल के इतिहास में मुझे एक बार का ऐसा दिखा दो कि इस देश में बैरिकेड जो है वो ट्रैक्टरों से इस प्रकार से तोड़े गए हों। कोई एक घटना दिखा दो, कोई मुझे एक घटना ऐसी दिखा दो कि कभी आंदोलन चले। आंदोलन तो पहले भी चले कि लोग लाल किले पर जाकर चढ़ गए हों और झंडा तारने के लिए प्रयास कर रहे हों, और इस प्रकार का या दूसरा झंडा को लहराने का कर रहे हों। ऐसा कोई एक उदाहरण दो। लेकिन वास्तविकता में इन्हें अशांति फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो सरकार का प्रयास था कि इनके पीछे जो ताकतें हैं, आंदोलनकारियों के पीछे जो ताकतें हैं,
वो इनको मिसगाइड कर रही, वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनका टारगेट देश में अव्यवस्था फैलाना, तो उसके लिए वो इस्तेमाल कर रही। लेकिन ये सारे के सारे इस प्रकार से इस पर, और आम जो इनोसेंट आदमी है, जो भला आदमी है, उसको डर रहे कि तेरी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, तेरा उस पर कब्जा कर लेंगे, वो उस घबराहट में उसको आगे करके ये अपना लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। और वास्तविक तो लक्ष्य का क्या, राजनीति है, राजनीति से क्या नहीं। अभी आप देख लो ना, अब चुड़ूनी जी को वहाँ क्या काम था, कोई लेना देना नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अभी ये नहीं, ये तो बड़े बड़े विषयों पे लग गए बोलने। अभी 370 पे बयान है क्या इनका कि 370 भी गलत तरीके से हटाई। सारे देश में खुशी है 370 खत्म करने की। स्वयं कश्मीर के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि 370 खत्म करने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया, उनके यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हुई। आज एक जिम्मेदार सरकार आएगी, अगर आपको पैसा दिया तो उस पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। 370 में तो कोई हिसाब था ही नहीं, आपने जो दे दिया, नहीं तो उसके बाद कोई आप पूछ नहीं सकते, वहाँ कोई जिम्मेदारी थी नहीं। वो स्वयं लोग महसूस कर रहे अच्छा। लेकिन टकैत साहब कह रहे कि 370 गलत हटाई। क्यों हटाई? क्योंकि 2022 में यूपी का चुनाव है रहा। अरे राकेश टिकैत जी सोच रहे कि 370 के खिलाफ बोल के शायद उनको मुसलमानों की वोट वहाँ मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ बराबर सराबर वोट है। वो सोचते हैं कि भाई शायद उनके माथे पे भी टिक्का लग जाएगा, यूपी की विधानसभा में जाने का। लेकिन जिन लोगों को 20 लाख वोटों में से 14,000 वोटां मिली हों, अगर मैं सोच रहे कि यूपी विधानसभा में लोग भेजेंगे, मुझे लगता नहीं है ऐसा कि लोग ऐसा विश्वास करेंगे। और ऐसे लोग जो देश के लिए इस प्रकार की स्थिरता पैदा करते हो, उनको कोई विधानसभा भेजेंगे, मुझे लगता नहीं ऐसा। आखिरी सवाल है मेरा, एक तो सरकार का क्या स्टैंड है फिलहाल, क्या वेट एंड वॉच कर रहे हैं या कोई एक्शन लेने की तैयारी है? दूसरा, आपके हिसाब से इस आंदोलन का पटाक्षेप कैसे होगा? देखिए, आंदोलन का जो भी आप कहते हैं कि इसके लिए तो बातचीत की है, और बातचीत तो दोनों पक्ष बोल लेंगे। लेकिन यहाँ तो इस प्रकार का माहौल हो जाएगा कि वो कहेंगे हम ही अपनी बात कहेंगे, दूसरे पक्ष को हम अपनी बात बोलने नहीं देंगे। तो समस्या का समाधान हो सकता है कि जब दोनों पक्ष अपनी बात रखें। ये अपनी बात कहीं तो समझा दो। हमने विधानसभा में इनसे पूछा कि भाई आप अपनी बात हमें ये समझा दो कि ज़मीन पे कब्जा कैसे होगा। आपने तो कार्रवाई देखी, और बहुत सीनियर मेंबर हैं, रघुवीर सिंह कादियान जी स्पीकर भी रहे, बहुत मतलब हमारा तो कोई मेल भी नहीं उनके साथ, वो मेरे अलग 7वीं बार मिल रहे होंगे शायद। इतने सीनियर व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत लर्नेड आदमी हैं, तो बताया तुम सके कुछ भी। गीता बुक्कल जी ने कहा था कि भाई मंडियाँ समाप्त हो जाएंगी। हम उनसे पूछ रहे हैं, वो बहुत सीनियर मेंबर हैं, बहुत बड़ा अनुभव है उनका, तो वो बताते मंडियाँ कैसे समाप्त होंगी। लेकिन कोई बता नहीं सका। लेकिन लोगों को भगाने का काम कर रहे हैं कि मंडियाँ समाप्त होंगी, ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता में सच्चाई नहीं है। और जो तीनों कानून हैं बहुत अच्छे कानून हैं। अगर आपकी फसल, मतलब आप किसान हैं, अगर आपकी फसल पैदा करने से पहले अगर आपका रेट निश्चित हो जाए तो ये अच्छा है बुरा है? मेरा ख्याल फायदा है सबने। मैंने पर चीज़ पैदा ही नहीं करी, पहले रेट निश्चित हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है, यही है। लेकिन सरकार ने ये नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी ना करो। मंडी में आपको यही तो ऑप्शन दिया कि अगर आपको बाहर रेट, अभी सरसों का रेट जो सरकार का रेट था उससे बहुत ज़्यादा था, तो हमने यही तो कहा कि अगर बाहर रेट आपको अच्छा मिलता है तो आप बाहर बेच लो, और अगर आपको बाहर रेट अच्छा नहीं मिलता तो फिर आप मंडी में लेगा जो, फिर मंडी में बेच लो। तो उसकी छूटी तो करिए हमने। तो इन दोनों कानूनों में हमने कहाँ ऐसा किया। तीसरा ने कह रहे कि भाई गोदाम की बात करें कि भाई वो गोदाम बनाने लग रहे हैं, उसमें सारे के सारे को लो। आज तक तो हम डिमांड करते रहे कि अच्छे गोदाम बनने चाहिए देश में ताकि फसल सुरक्षित रहे। हम बार बार डिमांड करते रहे कि अच्छे अच्छे कोल्ड स्टोर बनने चाहिए ताकि किसान की जो सब्जी है वो सुरक्षित रहे, वो खराब ना हो। और अब क्या कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं गोदाम नहीं बनने चाहिए। अब ये अडानी अंबानी और उससे दिक्कत होने लग रही कि अडानी का वो है, तो हमको अब कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि टकैत साहब बना लो, टकैत साहब भी बना लो, गोदाम कौन रोक रहा। और सरकार ने तो सब्सिडी भी दे दी उस पर, कुछ किसान इकट्ठे होगा गोदाम बना लो, सरकार उस पर सब्सिडी भी दे दी, कौन रोक रहा है इस बात से। तो अगर कोई नई टेक्निक लेके आता है और कोई इस प्रकार का गोदाम बनाता है जिसमें कई साल तक चीज़ को सुरक्षित रखा जा सकता है, वो ख़राब नहीं होने की, तो इसका तो सारे देश को फायदा है। सारे देश को जो चीज़ वो पैदा कर दी, मान ली मैंने गेहूं पैदा कर दी, तो गेहूं का मतलब कोई मेरी चीज़ ही नहीं है खाली, वो देश की चीज़ भी है, वो देश के काम आनी चाहिए। अगर खराब होगी तो किसके काम होगी, नुकसान किसका होगा? ठीक है, मेरा आर्थिक नुकसान है, मेरे आर्थिक नुकसान का मतलब मेरा नुकसान नहीं है, मेरे नुकसान के साथ देश का नुकसान भी तो है। संसाधन तो देश के हैं। ठीक है, आपने मेरे से दे दी, वो ज़मीन मेरी है, मैं उसमें खेती कर रहा, लेकिन संसाधन जो है वो देश के हैं, सारे देश के हैं वो, तो वो किले के मेरे नहीं हैं वो। ठीक है, मुझे मिल रहे इस टाइम तक।